नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो रणनीति। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनाव का समर जारी है। 2 चरणों की कुल मिलाकर 200 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चरण बाकी है और इस बीच जमकर ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी को लगातार सियासी झटके भी लग रही हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस में बवाल बढ़ता जा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में नाराजगी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफा दे दिया। यह भी कहा जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया के साथ अनबन के चलते यह पद छोड़ा है। साथ ही कह दिया कि आपसे गठबंधन के चलते यह फैसला उनको मजबूरी में लेना पड़ा। हालांकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और इससे पहले भी पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थी। लेकिन अरविंदर सिंह लवली का यह इस्तीफा कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा सियासी झटका है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 पन्नों का पत्र भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अब अनिल चौधरी पर सबकी निगाहें हैं कि वो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने 4 पन्नों का पत्र लिखकर कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी जाहिर की कि उनके फैसलों की, उनके पद की अनदेखी की जा रही है। पार्टी ने आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया उससे भी अरविंदर सिंह लवली खफा चल रहे थे, लेकिन मजबूरी में पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े थे। लेकिन अब जिन 3 सीटों पर कांग्रेस को कैंडिडेट उतारने थे, उन पर भी अरविंदर सिंह लवली से कोई चर्चा, कोई उनके सुझावों पर महत्व नहीं दिया गया, जिसके चलते वो पार्टी के कुछ फैसलों से नाराज थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने अपने लेटर में लिखा, पत्र में लिखा, वो आपको दिखा देते हैं। दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री वर्तमान में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन कर बनाया और फैसला भी किया। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं की तरफ से दिल्ली लिए गए तमाम सर्वसम्मत दिल्ली एआईसीसी महासचिव ने एक तरफा सीटों का बंटवारा कर दिया। अब एआईडीआईसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद से लगातार कई फैसलों के तहत ये तमाम चीजें सामने आई। बहरहाल लंबा चौड़ा लेटर लिखा है अरविंदर सिंह लवली ने और उस लेटर में अपनी नाराजगी जाहिर की है और ना सिर्फ उनके फैसलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया उन्होंने, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर भी अरविंदर सिंह लवली खफा थे और इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि उस पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया चुनाव के बीच, जो कांग्रेस पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अस्तित्व में आई थी। तो सुना आपने, क्या कुछ देखा आपने अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस पूरे लेटर में क्या कुछ लिखा। अरविंदर सिंह लवली कितने महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, आप इन तमाम जानकारियों से समझिए। 11 दिसंबर 1968 को अरविंदर सिंह लवली का जन्म लुधियाना में हुआ था। साल 1998 में कांग्रेस पार्टी के एमएलए का बनने का उन्हें मौका भी मिला। साल 1987 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जबकि दिल्ली की गांधीनगर सीट से जीतकर वो दिल्ली विधानसभा भी पहुंचे थे। 2003 से 2008 में चुनाव भी लड़ा, जीत भी हासिल की, कांग्रेस का नेतृत्व भी बखूबी किया। 2003 में शीला दीक्षित सरकार में बकायदा वो कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए और अपने विभाग को संभाला, जबकि 2013 में इसी सीट से चुनाव लड़ा और आप नेता प्रकाश जारवाल से वो हार गए। लवली ने कई पर्यटन कार्यक्रमों को शुरू भी किया था जो दिल्ली की ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। अब अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में वो बकायदा चले गए थे। ऐसा पहली बार नहीं है, कांग्रेस से वो नाराज हुए हूं। 2018 में अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस में वापसी कर ली और बीजेपी पर आरोप लगाया। अब 2018 में अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस ने वापसी तो करा ली और 2023 में यानी कि पिछले साल वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे और जिम्मेदारी उन्हें मिली थी कि पार्टी को बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ करनी है और ज्यादा शानदार प्रदर्शन करना है। अब उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले ये झटका काफी महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव यहां लड़ रही है। यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है जो कई नेताओं को गले से नीचे नहीं उतर रहा। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार तो चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में लड़ाया है, जबकि मनोज तिवारी के सामने नॉर्थ वेस्ट से दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज उम्मीदवार हैं। उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने को लेकर संदीप दीक्षित से लेकर अरविंदर सिंह लवली लगातार नाराज और खफा बताए जा रहे हैं। अब कुछ ग्राफिक्स एक एक करके आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आखिरकार पिछले कुछ सालों के दौरान कितने वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार लंबे समय से इस झटके को देख रही है। आरपीएन सिंह, गुलाम नबी आजाद, जितिन प्रसाद, संजय सिंह, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल, ये तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, अमरिंदर सिंह, परनीत कौर, टॉम वडकन, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल एंटनी, गौरव वल्लभ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, अर्जुन मुडावडिया, मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपम, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, राजेश मिश्रा, बाबा सिद्दीकी, विभाकर शास्त्री, आचार्य प्रमोद कृष्ण, रोहन गुप्ता, अनिल शर्मा, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, तो तमाम वो नाम हैं जो कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी की शोभा हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के लिए ढाल का काम किया करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों की तरफ रुख कर चुके हैं। बहरहाल कांग्रेस छोड़ने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण सवाल एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 4 महत्वपूर्ण सवाल क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है रवनीत सिंह बिट्टू, गौरव वल्लभ और अब अरविंदर सिंह लवली का कांग्रेस को छोड़ना। क्या दिल्ली में गठबंधन फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है या ये गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? लोकसभा चुनाव में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अपना हाथ का साथ ज्यादा बेहतर ढंग से दे पाएंगे? आप और कांग्रेस में आखिरकार अंदर खाने हो क्या रहा है? आम आदमी पार्टी के भी कई नेता कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बावजूद उसके आम जनता के सामने ये लोग गठबंधन के तौर पर साथ खड़े हैं। तो 2024 में जनता किसके साथ नजर आने वाली है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं। कई नेता हैं जो अरविंदर सिंह लवली के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान को समझना चाहिए। कई नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मिल बैठकर समस्या का समाधान होगा, तो कई नेता ऐसे भी हैं जो बयान देने से बच रहे हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, आइए नजर डालते हैं। जानना चाहा कि क्यों रिजाइन किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सारा रीजन भेज दिए हैं, तो आवर इंटरनल पार्टी मैटर है, हम लोग आपस में डिस्कस करके इसके बारे में बात करेंगे। बावरिया साहब को लेकर कोई नाराजगी थी आपको लगता है? मेरे उस बारे में कोई बात नहीं। मेरे को ये कहा कि मैंने जो भी लिखना था मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिख दिया है। इट वाज सो शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि व्हाई हैज ही रिजाइन, लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टी से रिजाइन नहीं किया, मैं सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया। तरफ बीजेपी के अन्य कांग्रेस के अन्य नेता हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन पार्टी के जब मीडिया के सामने आ गया है तो इसका समाधान भी होना चाहिए।
तीन बेहद खास मेहमान एक एक करके चर्चा में आपको शामिल करते हैं और आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष कुमार मिश्रा हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता पवन गोयल हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान भी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। शुरुआत आशीष कुमार मिश्रा जी आप ही से कर लेते हैं। चुनाव चल रहा है, 2 चरण गुजर चुके हैं, 200 सीटों पर मतदान हो चुका है, 343 सीटों पर मतदान होना बाकी है। पिछले कुछ दिनों आपके साथ जब चर्चा हो रही थी तब भी मैंने सवाल उठाया था कि रवनीत सिंह बिट्टू समेत प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये तमाम नेता पार्टी छोड़कर जो जा रहे हैं उस पर पार्टी क्या स्टैंड ले रही है। और देखिए अभी 48 घंटे भी नहीं गुजरे कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया। कह दिया कि भैया उनके फैसलों का उचित सम्मान नहीं हो रहा, पार्टी ने उसके साथ गठबंधन कर लिया है जो उनके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर अस्तित्व में आई थी, और उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो बाहर से आए थे, कर्मठ, जुझारू और मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। आशीष जी। देखिए कुणाल भाई, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि चुनाव एकदम सर पे है और आज अध्यक्ष जी को यह पता चलता है कि गठबंधन किसके साथ में हुआ है, ये तो एकदम आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और दूसरी चीज, मैं देखिए एकदम बेबाकी से स्पष्ट तौर पे कहने के लिए जाना जाता हूं और मैं वही कहता हूं, पार्टी के आला कमान को किसी को भी पुनर्स्थापित करने के पहले सोच समझ के कोई भी फैसला लेना चाहिए। भले हमारे पार्टी के नेता भी कुछ भी कहें, स्टेटमेंट दें, वो बचते बचाते नजर आए। मुझे ये बात नहीं समझ में आता कि एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, आप समझिएगा। मैं जिसके खिलाफत में जनता के मुद्दों को लेके जिस पार्टी के विरोध में मैं काम कर रहा हूं, मैं उनके बारे में सुबह से शाम तक बयानबाजी करता हूं, फिर मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता ऐसा मुझे दिखता है, ठीक मैं तुरंत वहीं लौट के वापस चले जाता हूं जिसके खिलाफ मैं बयानबाजी कर रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा घर के अंदर छुपे हुए विभीषणों के भीतर घात से खतरा है। और ये चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी को, मैं आला कमान को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिंगल विंडो की एक भूमिका ओपन करनी चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के मन में क्या है और एसी कमरे में बैठे हुए नेताओं के मन में क्या है, इसका विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जा सके। क्योंकि ये जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता सिर्फ उजूल फिजूल की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। जमीनी स्तर पे उतर के यदि इनके काम को देखा जाए, आपने इनके कुछ काम गिना है तो आपने उस समय के इनके काम गिना है जिस समय हमारी सरकार थी। और आज संघर्ष का दौर है। संघर्ष के समय हमको जब राहुल गांधी जी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ने की बात हो रही है, तो ऐसे तानाशाह, प्रभावशाली, धनी व्यक्ति के सामने, लड़ने के सामने आप ऐन मौके पे पलट जाते हो। नहीं, अब ऐसे तो आप सर अपनी ही पार्टी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और जो आपने शुरुआत में कहा, बिल्कुल, क्योंकि ये एक समय था जब कांग्रेस की शोभा थे, फिर बीजेपी में चले गए, बीजेपी में दाल नहीं गली तो फिर वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए और तुरंत पार्टी ने उनको साल 1.5 साल के अंदर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कुणाल भाई, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को जानबूझ के कांग्रेस पार्टी में छोड़ रखा है। अभी देखिए तीसरे फेज का इलेक्शन होना है, तीसरे फेज के जमीन का हो गया, मंगलसूत्र का हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, अब नया चाहिए कुछ मटेरियल। तो अब नया मटेरियल जो है, तो इनको नए मटेरियल के लिए ये इस तरह का हमारे पार्टी के कुछ बड़े नेता जो है मौके पे छोड़ के जाएंगे। खैर, लेकिन बड़ी बात है ना, बड़ी बात है, सैम पित्रोदा जी ने भी सेकंड चरण में मैटर दे दिया था बीजेपी को बोलने के लिए। अब तीसरे चरण हम सबके सामने है तो अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी को आप पर हमला करने का मौका दे दिया है, तो इसके लिए बीजेपी कहां जिम्मेदार हो गई? तो कुणाल जी, मैंने क्या कहा आपको, मैंने स्पष्ट रूप से अपनी बात बताई कि जब तक हमारी पार्टी के नेता सिंगल विंडो कार्यकर्ताओं के लिए ऊपर लेवल पे नहीं खोलेंगे, तब तक जमीनी हकीकत उन्हें नहीं पता चलेगा। क्योंकि पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो किसी भी आदेश का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं कि फोटो सेशन ट्विटर पे अपलोड हो जाए।
इससे हमें बचना होगा। वास्तव में जमीनी मुद्दा जो है, जमीनी लोगों से जुड़ के जनता के बीच में जाकर हमें उठाना होगा। भले इस आज के बयानबाजी के बाद मेरे ऊपर पार्टी कार्रवाई करने के लिए अगर बात कहती तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है सर कि आप ही पार्टी के प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। आप ही के पार्टी के सीनियर दिग्गज नेता हैं, सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं संदीप दीक्षित। उन्होंने भी जो शब्द बोले हैं वो आलाकमान को समझने चाहिए। मैं वर्ड टू वर्ड रख दे रहा हूं, बीजेपी नेता भी बैठे हुए हैं, राहुल भी बैठे हुए हैं। संदीप दीक्षित ने साफ कहा कि पत्र के जरिए अरविंदर सिंह लवली ने अपना दर्द व्यक्त किया है, पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। वो पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है, कर्मठ कार्यकर्ता है, लंबे समय से कांग्रेस को उन्होंने अपना खून पसीना दिया है। हमारे सीनियर नेतृत्व को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और उन चीजों से बचना चाहिए जो पार्टी ने राज्य में जो कुछ हासिल किया है उसमें बाधा डाल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हो, बल्कि संदीप दीक्षित भी यही चीज साफ कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस आलाकमान से। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आलाकमान इस पर काम कब करेगा? देखिए, ये तो पार्टी के आलाकमान को अब तय करना है, क्योंकि देखिए अगर नेता से लेके कार्यकर्ता तक अगर मन में कोई प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ कमी, एक कहीं कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है। और वो कम्युनिकेशन के गैप को भरपाई करने के लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को काम करना होगा। और दूसरी बात रह गई कि इस बात को भी ध्यान देना होगा कांग्रेस पार्टी को कि आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अनुभव इतना लंबा है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगभग 14 बार चुनाव जीते हैं। उनको जन भावनाओं की बातों को समझना बहुत अच्छे तरीके से आता है। कार्यकर्ताओं के चाल चलन को देख के वो भाप सकते हैं कि इनका रुख इनके मन में और दिल में क्या है। ऐसे यही बात कुछ समय पहले कपिल सिब्बल भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान के आसपास कुछ वॉच डॉग्स लगे हुए हैं जो अंदर तक बातें नहीं पहुंचने दे रहे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बीजेपी नेता पवन गोयल से सीधा स्पष्ट सवाल होगा, क्या बीजेपी ने छांट के कुछ विभीषण कांग्रेस पार्टी में रखे हुए हैं जो कांग्रेस को अंदर से डैमेज कर रहे हैं? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। लगातार हमारा खास कार्यक्रम रणनीति जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम हॉट डिबेट पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कई नेताओं का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होना अब बड़ा सवाल उठ रहा है। ये कांग्रेस को कितना नुकसान भी पहुंचा रहा है। कांग्रेस आलाकमान इन तमाम एक एक करके महत्वपूर्ण साथियों के छोड़ के जाने पर क्या अब नया फैसला लेने वाली है? बीजेपी नेता पवन गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। पवन जी, आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेता आशीष मिश्रा जी साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कुछ कुंभकर्ण या कुछ विभीषण है जो कांग्रेस में छोड़े हुए हैं, जो समय समय पर कांग्रेस की अंदरूनी नीतियों को समझते हैं, भापते हैं और उसके बाद कांग्रेस को डैमेज करके बीजेपी में चले जाते हैं। तरह की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते तो ज्यादा बेहतर होगा। और फिलहाल तो भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस करके आप आई, पंजाब में रिप्लेस कांग्रेस को करके आप आई, गुजरात में डब्बा गोल कांग्रेस का आप पार्टी ने किया। ठीक है, मैं ये एग्जांपल इसलिए कुणाल जी दे रहा हूं, पंजाब कांग्रेस कमेटी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी और गुजरात कांग्रेस कमेटी, ये तीनों लोबियां नहीं चाहती थी, वहां के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि आपके साथ अलायंस हो, क्योंकि ये तीनों स्टेट में कांग्रेस को जीरो करने वाली आप पार्टी है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम आदमी पार्टी पर ये बोलकर आरोप लगाए थे ये भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आपके लोग, आपके कार्यकर्ता, आपके अध्यक्ष, आपके चुने हुए मंत्री, आपके सांसद ही उनको पार्टी को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन क्या है 10-10 बार प्रधानमंत्री बन जाने के बाद कांग्रेस का ग्राफ दिन पे दिन गिर रहा है, सारे लीडर्स छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो कांग्रेस की मजबूरी हो गई थी आप पार्टी से अलायंस करना। और आपने देखो बड़ी चालाकी से दिल्ली में अलायंस किया, पंजाब में अलायंस नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस को पता है कि दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी वन साइड जीतेगी, और पंजाब में आप पार्टी को पता है कि हमारा कांग्रेस से वजूद बहुत ज्यादा है। आप पार्टी का ये सोचना था कि पंजाब के अंदर कांग्रेस सारी टूट कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है और पंजाब में कांग्रेस को कोई वजूद नहीं मिलेगा, इसलिए आपने पंजाब से कोई अलायंस नहीं किया। उसने कहा किया, गुजरात में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया और एक शायद चंडीगढ़ की सीट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि आपने तो कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया और कांग्रेस के आला अधिकारी इस बात को जानते थे कि आप कांग्रेस को खत्म करने में लगी है। ये सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के सिमटने का और बिखरने का। रही बात अरविंदर सिंह लवली की, आपने बे टॉपिक बड़ा शानदार JK 24/7 न्यूज पे बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली 1998 में पहली बार गांधीनगर वाली सीट से विधायक बने थे। और मैं ये बता दूं, 1, 2, 3, 4 बार कंटिन्यू वो विधायक रहे, मिनिस्टर्स भी रहे कांग्रेस की पार्टी में। और जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की नीति खराब है, इसलिए उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन उन्होंने उतना समय कांग्रेस को दे दिया था, फिर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया, उनका अपना निजी फैसला। बट अब जब जिस तरह की राजनीति भारत के अंदर हो रही है, इतनी पार्टी का अलायंस हो रहा है, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को गाली बकते रहे। अब उन्हीं कार्यकर्ताओं से ये कहा जा रहा है, नहीं नहीं, आज आप अलायंस हो गया तो अब इनको आप ईमानदार कहिए, इनको आप वोट कीजिए, इनको इनके लिए आप प्रचार कीजिए और इनके लिए गली गली घूमिए। तो कैसे पॉसिबल है? पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की शराब नीति की कंप्लेंट कांग्रेस ने करी। इनकी सबसे बड़ी प्रवक्ता सुप्रिया जी, वो उनकी पोल खोल रही हैं। अजय माकन उनकी पोल खोल रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर ये कंप्लेंट लेके जाते हैं कि शराब नीति नहीं, ये शराब घोटाला है। और आज अब वही पार्टी इसको कह रही है कि ED और CBI भारतीय जनता पार्टी का तो होता है, और उसी ED CBI से जांच के आदेश मांग रही थी और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप कितना झूठ बोलोगे टीवी चैनल्स पे जनता के आगे? जब आप एक्सपोज होते हो तो यही हाल होता है, आपके छोटे से लेके बड़े लीडर धराशायी होते हैं और उस नाव में बैठ जाते हैं। जैसे दिग्गज नेताओं के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे तमाम खोल रखे हैं, क्या अरविंदर सिंह लवली के लिए भी बीजेपी ने अपने दरवाजे खोले हैं, या फिर अभी भी एक संशय का प्रश्न चिन्ह यहां पर लगा हुआ है? क्योंकि 1 साल तो लिटमस टेस्ट उन्होंने करके देख लिया, बीजेपी उनके लिटमस टेस्ट पर पास नहीं हुई, वापस कांग्रेस में चले गए। तो फिर से ऐसा तो नहीं फिर से लिटमस टेस्ट करने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो जाए? अभी पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी क्यों बदलने पड़ रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए सर। आप जब बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मिश्रा जी आपको, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है और इस पार्टी में पूरे भारतवासियों का स्वागत है। कुणाल जी आप आ जाइए, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी तो मेंबरशिप देती है ना जी, कोई भी ले सकता है, आपका भी स्वागत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन अगर कोई कांग्रेस से, आपसे, विपक्षी दल से कोई आएगा तो वो उस नीति पे नहीं चलेगा जो कांग्रेस में शराब घोटाला चल रहा है। वो उस नीति से नहीं चलेगा कि कांग्रेस में कॉमनवेल्थ घोटाला चलेगा। वो उस नीति से चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी में सड़क बनेगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, एम्स हॉस्पिटल बनेंगे, मेट्रो बनेगी, रेलवे बनेगी। उदाहरण के तौर इसी क्रम में आपका आयुष्मान योजना की व्यवस्थाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल दलान जी, एक एक करके कई नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग होना, वरिष्ठ से लेकर युवा कार्यकर्ता तक अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि अच्छी तरह जो वयस्क या मैच्योर कैटेगरी है कांग्रेस नेताओं की, उनको भी शीर्ष नेतृत्व डील नहीं कर पा रहा, और जो कांग्रेस की युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उसको भी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से नुकसान बहुत भारी हो सकता है। और यही मेरा अगला सवाल आशीष जी से भी रहेगा कि मैं उन नेताओं के नाम नहीं लूंगा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसको लेकर बीजेपी बार बार कह रही कि वो कांग्रेस बार बार कह रही कि वो वॉशिंग मशीन है। वो सवाल बाद में करूंगा, लेकिन राहुल जी पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए कि आखिरकार ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही, कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है चुनाव के बीच में? निश्चित तौर पे कुणाल जी, कांग्रेस को नुकसान तो हो ही रहा है अगर जब उनके सीनियर लीडर पार्टी से छोड़ के जाते हैं। और अरविंदर लवली कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और उनका जैसे जब अभी वो कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उनका जैसे मोह भंग हुआ है, देखिए एक्चुअली में है कि आपको समझने की जरूरत है, कांग्रेस में ना कॉकस बने हुए हैं और वो कॉकस ना कुछ करने नहीं देते हैं किसी को। जैसे अगर जो आपने पूरा लेटर पढ़ा हो तो उनने जो प्रदेश प्रभारी है उनके लिए दीपक बाबरिया के लिए लिखा है। दीपक बाबरिया कोई जब आपको जिलाध्यक्ष तय नहीं करने देंगे, ब्लॉक अध्यक्ष तय नहीं करने देंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष किस चीज के, जब आप प्रदेश प्रभारी आपको कुछ करने ही नहीं दे रहे, तो वैसे ही सब जगह हो रहा है। पूरे हर एक प्रदेश में कांग्रेस के अपने कॉकस बने हुए हैं, वो नए नेताओं को उभरने नहीं दे रहे। पुराने नेता कुंडली मार के बैठे हुए हैं और जो पार्टी के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उनका इस चीज पे कोई ध्यान नहीं है। देखिए, और एक नया पावर सेंटर तैयार हुआ है कांग्रेस में,
केसी वेणुगोपाल का, वो सारे डिसीजन ले रहे हैं। और वहां तक वो जो चाह रहे हैं, उनकी जो टीम के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं या वही डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन्हीं के लोगों को ज्यादातर टिकट दी जा रही है। पर जब किसी दूसरी की टीम से है या जो उनके साथ नहीं है टीम, उस टीम से है, तो आपको आगे बढ़ने के मौके खत्म है कांग्रेस में। तो कांग्रेस को समझने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि ये जो कॉकस बन गए कांग्रेस में, इनको तोड़ने की जरूरत है। दीपक बाबरिया जब प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरविंदर लवली, तो दीपक बाबरिया उसके निर्णय को कंप्लीट या इम्प्लीमेंट होने क्यों नहीं दे रहे? सवाल ये है। आप आरोप लगा सकते हैं अरविंदर सिंह लवली पे कि वो उनका मोहभंग हो गया है, ये हो गया, वो बीजेपी में जाने के लिए। देखिए, हर नेता को आगे बढ़ने की जो भी राजनीति में है वो आगे बढ़ना चाहता है। तो अरविंदर लवली भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कन्हैया कुमार नहीं, लेकिन बड़ा सवाल है राहुल जी, ऐसा नहीं है कि अरविंदर सिंह लवली ने आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा हो। मौजूदा वक्त में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, वो भी एक अच्छे मुद्दे के लिए ना। वो तो साफ कह रहे हैं कि अच्छे समय पर अच्छे फैसले लेने चाहिए, लेकिन उन फैसलों को जमीन पर नहीं उतारा जा रहा। कर्मठ जुझारू लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी जा रही। बाहर से आकर लोग जो कुछ देर के लिए लाइमलाइट में होते हैं उनको ज्यादा पहले पसंद कर लिया जाता है। देखिए, मैं पर्सनली कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को जानता हूँ और मैं इस चीज को उनसे बातचीत में मुझे पता चलता है कि हर जगह कॉकस है, वो नए नेताओं को बढ़ने नहीं देंगे। तो अरविंदर लवली के डिसीजन जो है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष इसको जिलाध्यक्ष बनाना है, इसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, उस पर दीपक बाबरिया कुंडली मार के बैठे हुए हैं। उनको पता है कि अपने लोग हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी तक संदीप दीक्षित फिल्म से बाहर क्यों है दिल्ली में? इसका कोई जवाब दे सकता है कांग्रेस का लीडर? वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे बना दो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी ये डिमांड है कि बना दो मुझे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन किसी का इंटरफेयर नहीं चाहूंगा, कांग्रेस को जिंदा कर दूंगा और किसी का इंटरफेयर नहीं चाहूंगा। तो उनकी जो डिमांड है उसको कांग्रेस पूरा करने के लिए तैयारी नहीं है। किसी वेणुगोपाल चाहते ही नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस की टीम खत्म हो गई है दिल्ली में। जो पार्टी अब से कुछ दिन पहले शासन में थी, शीला दीक्षित के जमाने में लगातार उन्होंने दिल्ली पे राज किया है, उस पार्टी का संगठन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन है क्या कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, जो पावर सेंटर बनते जा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल, वो भी नहीं चाहते कि पार्टी उतनी तेजी से या और कोई नए नेता उभर के आए। देखिए, लोगों का छोड़ के जाने का मैं बार-बार बोलता रहा हूं। अब आशीष जी, बड़ा सवाल यही है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ अन्य डायमंड चेहरों को उभरने का मौका क्यों नहीं दे रहा? क्या कारण है कि जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस की पहचान बन चुके हैं, उनको बड़े पदों पर नहीं लाया जा रहा? नो डाउट आपने बात की मल्लिकार्जुन खड़गे, जो काफी समय तक विधायक रहे, लेकिन अब उनको दलित चेहरे के नाम पर प्रमोट करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। और ऐसा नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा अशोक चव्हाण का, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो कुछ समय पहले घोटालों के आरोप में, मैं नाम लूंगा सीधे गुलाम नबी आजाद का, मैं नाम लूंगा यहां पर आरपीएन सिंह का, मैं नाम लूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मैं नाम यहां पर लूंगा अरविंदर सिंह लवली का, जिन पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराज है और दूसरे दलों में वो शामिल हो गए कि वो इज्जत, वो रुतबा, वो पद, वो सुनवाई नहीं हो रही जिसके वो हकदार हैं। राहुल जी के बाद यदि किसी का नंबर आता था तो कुणाल भाई, तो पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आता था। ठीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जाने की मजबूरी, मैंने आपको क्या कहा है, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि हर कोई राहुल गांधी जी के साथ में पसीना बहा सके, सड़कों पे संघर्ष कर सके। आप मुझे बताइए, जब सरकार में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, उनको रोज सुबह शाम मुख्यमंत्री बनना रहता था, और आज की उनकी परिस्थिति देख लीजिए आप। आज उनकी क्या परिस्थिति है? मुख्यमंत्री का तो छोड़ दीजिए, आज उनका मुख्यमंत्री का छोड़ दीजिए, वो सिर्फ बैग लेके आगे पीछे टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बोलने की कोई आजादी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं है, और हमारे यहाँ थे कम से कम बोल सकते थे। और बाकी आप सभी लोगों का देख रहे हैं, ये नेताओं का आपने नाम बताया, ये सभी लोगों की विचारधारा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा अपना रुख अलग कर लिया कि इनकी विचारधारा उनकी विचारधारा मेल खा गई? सर, ऐसे में ना मुझे वो बयान याद आ रहा है जो प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने दिया था, मैं खुद मौजूद था, आपकी पार्टी की तरफ से जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसमें मैं खुद मौजूद था, मैंने ग्राउंड जीरो पर वो कवर किया था। तब कहा गया था कि चिंतन, मंथन और परिवर्तन ये चीजें होंगी, लेकिन गौरव वल्लभ कहते नजर आए कि सिर्फ चिंतन तो हुआ एसी कमरों में, लेकिन मंथन और परिवर्तन के लिए ग्राउंड जीरो पर जिसे उतरना था वो नहीं उतरा।
और 50 वर्सेस 50 का जो फॉर्मूला था वो भी लागू नहीं हुआ कि 50 लोग अगर ये चीजें जी ये चीजें मैं कुणाल भाई आपको अपने ओपनिंग रिमार्क में ही मैंने दे दिया था कि निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन की संगठन में जरूरत है। जो कुंठ मार के बैठे हुए लोग हैं, जो एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और सिर्फ वो एक ही काम करते हैं। राहुल जी जितनी मेहनत करके संघर्ष करके अपनी कोई एक लाइन तैयार करते हैं और हम एक नेता अंदर से निकल के आते हैं, वो उजूल फिजूल की बयानबाजी करके सब पे पानी फेर के निपट जाते हैं। वरना आज जो हम जो चुनाव लड़ रहे थे, सुनिए कुणाल भाई, वरना आज हम जो चुनाव लड़ रहे थे, आज हमारे नेताओं के ऊपर कितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन आप राहुल जी, प्रियंका जी के मुंह से एक ही शब्द सुनते हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के रोजगार और देश में बढ़ते कर्ज और महिलाओं को, आधी आबादी को उनका हक, मनरेगा की भलाई। अब बड़ा सवाल तो यही कि सर आम जनता तक ये तमाम सुविधाएं तब पहुंच पाएंगी जब एक पूरी ब्रिगेड आपके साथ खड़ी हुई होगी। लेकिन ब्रिगेड के एक एक करके अगर सिपाही गिर रहे हैं तो राजा तक अगर दुश्मन पहुंच जाएगा तो ये भी एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, लौटूंगा आपके पास, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। रणनीति कार्यक्रम लगातार जारी है, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे। और हम रणनीति के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कई नेताओं की जो नाराजगी है चुनाव के बीच, वो किस तरह से किसी भी राजनीतिक दल को कितनी भारी पड़ सकती है और ग्राउंड जीरो पर उसको कितना असर होगा। पवन गोयल जी, जो शुरुआत में आशीष कुमार मिश्रा जी कहते नजर आए कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता थे जो एक एक करके बीजेपी में शामिल हो गए, वो शुरुआत में समझने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदरूनी रणनीति किया और उसके बाद उन्होंने तमाम प्री प्लानिंग बीजेपी को बता दी। उसके बावजूद भी बीजेपी को उतना फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शुरुआती 2 चरणों में लगातार जो वोटिंग परसेंटेज गिरा, उसके बाद अब बीजेपी की आगामी रणनीति क्या है? क्या अरविंदर सिंह लवली पर भी बीजेपी की पैनी निगाह है कि जो कांग्रेस से नाराज होगा, दुखी होगा, उसको बीजेपी शामिल कर लेगी? और नेताओं की लंबी लाइन तो लग जाएगी, लेकिन वोटों की लंबी लाइन कैसे लगेगी? बड़ा सवाल जी। ये आपसे किसी ने कहा कि अगर वोटिंग कम होगी तो भाजपा का नुकसान होगा। ये कोई किसी के पास ईवीएम की पेटियां तो है नहीं, किसी के पास किसी के वोट का रेशो तो नहीं है कि अगर 55% या 60% या 50% या 64% या 81% या 75% वोटिंग हुई कम हुई है या किसी राज्य में कम हुई है। पहले चरण में वोटिंग कम हुई, दूसरे चरण में उससे थोड़ी बेटर हुई। हाँ, कम हुई, मैं मानता हूँ। और दूसरा, मैं इसी बात के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। JK 24/7 न्यूज चैनल के माध्यम से कुणाल जी बड़े अच्छे पत्रकार हैं। देश की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, JK 24/7 के दर्शकों से, आप किसी भी पार्टी को वोट करें, आप अपने घरों से आइए, मतदान का अधिकार आपका है। नए भारत का, मजबूत भारत का, विकसित भारत का, भारत की आने वाली अर्थव्यवस्था जो 3रे नंबर पर पहुंचने वाली है, उसको मजबूत बनाने के लिए आप अपने वोट का जरूर अधिकार का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत जरूरी है। ये आपने पर्सन बहुत सही किया। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी पिछली बार भी कहा था, थोड़ी 2 मिनट पहले ही, कि भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है। ये कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर 130 साल तक गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बनेगा नहीं, और अगर आप बनेगा तो नहीं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि सर एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, शुरुआत में आप कह रहे थे कि कांग्रेस को भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर ज्यादा काम करना चाहिए, तो यही सवाल तो यही है कि अगर आपके आज के समय में अगर लंबे चौड़ी एक लाइन लगा दी जाए बीजेपी नेताओं की, तो आम जनता कंफ्यूज हो जाती है कि आधे नेता तो कांग्रेस के खड़े नजर आते हैं कि भाई ये बीजेपी वाली लाइन है या कांग्रेस वाली लाइन है। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस के नेता जब कांग्रेस के अंदर थे ना, तो सिर्फ चाटुकारिता की जाती थी। उदाहरण के तौर पे अशोक गहलोत 20 साल पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था पिछले चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी से आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारत का विकास किया। मैं उदाहरण देता हूँ, उनके पास जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर 74 एयरपोर्ट आते थे, आज देश के अंदर 153 एयरपोर्ट्स हैं। जहां पहले भारत की जनता 6 करोड़ लोग ट्रेवल करते थे हवाई यात्रा से, आज 13 करोड़ लोगों ने यात्रा की। हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट संचालित हो गए, कई कंपनियों ने निवेश किया, रोजगार तो बड़ा बड़ा, लोगों को सुविधा मिली। यही नए भारत की तस्वीर है, भारत का डेवलपमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब, आप एक सेकंड और, सिर्फ एक सेकंड और, कांग्रेस के नेता के पास, कांग्रेस पार्टी के पास जो राज्य बचे हुए हैं, उन्हीं के अंदर भी वो कंट्रोल कर ले तो यही उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है आशीष जी, यहाँ पर पवन गोयल जी साफ कहते नजर आ रहे कि कांग्रेस के जो नेता पहले कांग्रेस की सरकार में काम करते थे, पूरी तरह फ्रीडम नहीं थी, मोनोपोली चलती थी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर लगा रहता था कि अगर कोई फला नेता अच्छा काम
कर गया तो भैया ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो जाएं। लेकिन अब जब वो बीजेपी में आए हैं तो खुलकर काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं और उन क्रिएटिव आइडियाज को जमीन पर उतारा जा रहा है जो कांग्रेस की सरकार के दौरान ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते थे। पवन जी से मेरा एक पहला सवाल है, 2014 में देश पे कितना कर्जा था, सन 2024 में देश पे कितना कर्जा है? आप ही बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए। कुणाल भाई जी सुन रहा हूं सर। आप अपने ज्ञान को जरा शेयर कीजिए। नहीं, मेरी अब बात छोड़ दीजिए। 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ है। डन, इसकी ये फैक्ट भरपाई कौन फिगर्स करेगा? तमाम जगह पर आपको मिल जाएंगे, बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर विकास, ठीक है, बात पूरी इसको कीजिए। विकास कहते हैं। तो या तो फिर अगर उत्तर दे इसको लीजिए कुणाल जी, डिस्टर्ब नहीं करना। सुनिए, मैं तैयार हूं 55 लाख उत्तर देने करोड़ के लिए। 2014 में प्रधानमंत्री जी का बयान था, 2013 का बात है ये, 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आए थे आज यहाँ, महंगाई पे मां पे बोलने के लिए वो तैयार नहीं। आज आपने 60 रुपए के पेट्रोल को 105 रुपया किया, 55 लाख करोड़ के कर्जे को आपने 205 लाख करोड़ किया, आपने 60 रुपए की मिलने वाली तेल को 200 रुपए पे पहुंचाया, आपने 45 रुपए के डीजल को 95 रुपए का डीजल बताया। आज आप पता है, ये जो मूलभूत सुविधाएं मैं बता रहा हूँ, डीजल पेट्रोल से मात्र एक चीजें नहीं, हर एक चीजें आवाज रोज के लिए लोगों को आजीविका चलाने के लिए आवश्यकता होती है, उन सब पे उसका असर पड़ता है। आज आप महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हम कहते हैं आपने कोई रोजगार सृजित नहीं किया। हमने जो संस्थाएं बनाई थी, 30 लाख वैकेंसीज वहां पे खाली पड़ी हैं, एटलीस्ट आप उसको तो भर दिए होते। ये हमें नहीं, देश की जनता के लिए आपको करना था, आप नहीं कर पा रहे हो। मणिपुर पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें करते आ रहे हो, सिर्फ जात धर्म ये। और सुनिए, हमारे नेताओं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कुणाल भाई, 10 सेकंड में अपनी बातों को खत्म करूंगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस समय आवश्यकता है ऐसे नेताओं को चिन्हित करके, इसके पहले वो इस्तीफा दे, उनको पार्टी से बाहर किया जाए। एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि उन लोगों को उनके कामकाज का लेखा जोखा लेना ही पड़ेगा, और जो लोग कामकाज करने के लायक नहीं है और घर में बैठ के सिर्फ पद को लेके अपने हिसाब से पार्टी चलाना चाहते हैं। एक छोटा सा मेरा सवाल है आशीष जी, आप पूछिए। नो डाउट आप अपनी नो डाउट अपनी बात सही कह रहे हैं कि भैया जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनका लेखा उनकी तो सुननी पड़ेगी, और जो लोग नहीं कर रहे और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है उनसे भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूछना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अरविंदर सिंह लवली से लेकर संदीप दीक्षित तक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट देने को लेकर। अरविंदर सिंह लवली को मनाकर वापस ले आया जाएगा, संदीप दीक्षित की नाराजगी समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन कोर सवाल तो वही है कि क्या उदित राज, क्या कन्हैया कुमार जीतने वाले कैंडिडेट या सिपाही साबित होंगे? अगर उनको पार्टी के दूसरे धड़े का समर्थन ही नहीं मिल रहा तो फिर ये पॉसिबल कैसे होगा सर? मैंने आपको क्या कहा कुणाल भाई, कोई इस्तीफा दे उसके पहले पार्टी को उनको चिन्हित करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट कहना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए हो तो निश्चित तौर पर ये नहीं होगा। संघर्षों के समय में भी आपको खून पसीना पार्टी के लिए देना कुल मिला के एक लंबा हमेशा अगर आप एक्सपीरियंस हो, उसके बाद इन तमाम जिम्मेदारियों को उनके कंधे पर रखा जाए। राहुल जी छोटा सा जवाब, उसके बाद पवन गोयल जी अपने उन तमाम सवालों का, आरोप का जवाब देंगे। जो बात यहां पर आशीष जी कहते नजर आ रहे हैं, नो डाउट जो नेता नाराज है उनकी नाराजगी तो दूर करना ही है, लेकिन जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने पसीना नहीं बहाया, जो रोड पर लंबा संघर्ष करते हुए नजर नहीं आए, उनको बड़े पदों पर जिम्मेदारी दे जाना कितना सही है? और अगर भविष्य में नतीजों में 4 जून के बाद अगर कन्हैया कुमार जी या उदित राज जी चुनाव हार जाते हैं तो ऐसे तो पार्टी में फिर और एक धड़ा तैयार हो जाएगा जो ये कहेगा कांग्रेस नेतृत्व से। कुणाल जी, मेरा ऐसा कहना नहीं है, मेरा ऐसा कहना था, मेरे कहने का अर्थ यह था कि जो लोगों ने काम किया था उस समय उनको वो चीजें मिली। आज जब अगर वो सोचेंगे कि मैं ये जमाने में मंत्री था तो अब मैं सड़कों पे आंदोलन नहीं करूंगा, सड़कों पे जनता की बात नहीं उठाऊंगा, पार्टी की विचारधारा को घर घर तक नहीं पहुंचाऊंगा, उनको तो फिर आप सर सीधे सीधे नाम ले लीजिए ना कि एसी कमरों में बड़े बड़े फैसले कौन ले रहा है? फिर तो अब तमाम नेता हैं जो अलग अलग चैनलों पर न जिनके नाम उठते, केसी वेणुगोपाल से लेकर जयराम रमेश तक, जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा तक, तमाम लोग ऐसे हैं जो प्रमुख तौर पर हमारे सुनिए, इस समय प्रिंसिपल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, हमारे क्लास टीचर जो हैं राहुल गांधी जी हैं, क्लास में पढ़ाने आने वाले टीचर्स जो हैं, मैं एक स्कूल के पैमाने पे बता रहा हूँ, वो चाहे केसी वेणुगोपाल जी हो, जयराम रमेश जी हो, बाकी और सलमान खुर्शीद जैसे और बाकी जो तो ये नेता हैं टीचर पसंद आ रहे हैं एज एन स्टूडेंट आपको या नहीं आ रहे हैं? सुनिए ना, प्रिंसिपल साहब सबका लेखा जोखा मंगा ले अपने कमरे में, सब समझ में आ ठीक है। जाएगा। अब और राहुल उस जी, पे तमाम analyze बहुत कर ले और उस पे छुट्टी कर दे। सादगी के साथ आशीष जी ने कह दिया, बताइए ये स्कूल चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? ये स्कूल 2024 की जीत की शील्ड हासिल कर पाएगा या नहीं? देखिए, जो कांग्रेस की स्थिति चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में कुछ होने वाला है और बहुत जल्दी। देखिए, जब तक रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा पार्टी का, राहुल गांधी को घर बैठना चाहिए, बिल्कुल उनको जरूरत नहीं है अभी राजनीति में आने की। आ जाएंगे बाद में, कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक लेके तय करें और पार्टी को ही और चलाए। और सबसे देखिए, जो ये पुराने लोग हैं ना पार्टी में, उनको थोड़ा बाहर निकाला जाए, उनको बोला जाए भाई अभी आप आराम लीजिए, नई यूथ को आगे बढ़ाइए, जो पार्टी को उसका स्ट्रक्चर सही करे। अभी कांग्रेस का स्ट्रक्चर सही है ही नहीं। जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था कि एक पावर सेंटर नया बन गया है जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, और वो पावर सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल। तो पहले 5 कदम बता दीजिए ना राहुल जी, ये पहले 5 कदम बता दीजिए कि कांग्रेस को क्या उठाने चाहिए। आशीष जी सुन रहे हैं, अपनी बात रख देंगे वो हाईकमान के आगे। मैं केसी वेणुगोपाल की बात कर रहा हूँ, बहुत पावरफुल हो गए कांग्रेस में, इतना पावरफुल है। कांग्रेस का जो संविधान है उसके हिसाब से उनको ज्यादा पावर ट्रांसफर कर दी गई, उनको उतनी पावर देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अपने संविधान को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि यूथ को कैसे प्रमोट किया जाए। देखिए, आशीष जी भी जानते हैं, आशीष जी कहीं से भी हो, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के पास वही आपके संगठन ही नहीं है कांग्रेस के पास। बताइए क्या कांग्रेस के पास बूथ पे कार्यकर्ता है? नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। मैं ऐसा नहीं है, मैं एक प्रदेश को देखता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश को देखा है, मैंने हरियाणा को देखा है, मैंने उत्तराखंड को देखा है, हमने काम किया है साहब, राहुल साहब, मध्य प्रदेश में हमने काम किया है। मध्य प्रदेश, आप राजनीतिक विश्लेषक हो तो आपको ये बताना चाहिए कि इस समय झूठ की राजनीति का बलशाली है। मैं सुनिए ना, 3,000 रुपए देने का शिवराज सिंह चौहान ने गली गली घूम के वादा किया था, 3,000 दिया क्या? किसकी वजह से हारी थी? राहुल जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप हमारे बूथ के कार्यकर्ता की बात कर रहे हो, तो सुनिए राहुल जी, झूठ के सामने सच ज्यादा समय तक नहीं पराजित होता। राहुल भाई सुनिए ना, आप अपने ही गाना गाते रहोगे तो ऐसा नहीं चलता है। बहरहाल अब बड़ा सवाल यही है कि एक एक करके कांग्रेस के जो दिग्गज नेता कांग्रेस के बड़े फैसलों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसका चुनाव के परिणामों पर क्या असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते।